गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डिस्कशन कर रहे थे डायपोल पर। ठीक है ना। हम लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे डायपोल के द्वारा। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले थे। ठीक है ना। उसके पहले हम एक्सियल पॉइंट पे निकाले थे, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले थे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, यही हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है, तो बस थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं इस तरह से रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह इस तरह से, देखिए ऐसा रहे, इस तरह से रहे, अगर ऐसा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना, ऐसा मतलब इन दोनों का बीच का गैप बराबर है। दोनों के बीच का गैप यहाँ से यहाँ तक हर जगह बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और दोनों के बीच का गैप क्या है, सबके बीच का गैपिंग भी क्या है, बराबर है। तो ऐसा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं पर दिखता है तो ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं पर दिखता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम दीजिएगा, इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका स्ट्रेंथ मान लो ई है, क्या है भाई, ई है। तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहा जाता है, तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि मान लिया कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है लाइक दिस, इस तरह से है ना, फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे, फिर मान लिया कि लाइक दिस, इस तरह से है, ऐसे है, फिर मान लिया कि ऐसा है, इस पॉइंट पे ऐसा है, फिर लाइक दिस, इस तरह से है, फिर यहाँ पर ऐसे है ना, ऐसे है, कुछ इस तरह से है, कुछ दोस्त ऐसा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ का स्पेस और यहाँ का स्पेस बराबर नहीं है, यहाँ का स्पेस यहाँ के स्पेस के बराबर नहीं है ना। तो अगर इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्त, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। और इसमें देखिएगा, पॉइंट थोड़ा समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो ये पॉइंट को मान लो कि P मान लो, ठीक। जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट को Q मान लो, तो यहाँ पर देखिए स्पेस यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जो Q पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से क्या क्या हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये ऐसा क्यों होता है जो हम आगे बात करेंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल जहाँ पर क्या बात रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव सवाल अगर कहीं पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपको बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का गैप यहाँ और यहाँ के गैप, तो यहाँ पर गैप ज़्यादा है जबकि यहाँ पर गैप कम है ना, यहाँ पर गैप कम है। और ऐसा क्यों होता है जो हम आगे बात करेंगे, जब गॉस लॉ आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मोटा मोटी मतलब आपको यही समझना है कि कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो इस पर कैसे दिमाग लगाया जाए, तो यहाँ पर देखिएगा, ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच का इलेक्ट्रिक गैप, और ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच का गैप, यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा पॉइंट P पर वो कम होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा पॉइंट Q पर, ये ज़्यादा होगा। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लेस देन एट पॉइंट Q, है ना, एट पॉइंट Q। ठीक है। तो सपोज कर लो कि अगर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ EP है
और यहाँ का इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ EQ है ना। तो EQ का वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में भाई, EP के रिस्पेक्ट में। पॉइंट क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिएगा इससे कभी कभी ये कॉन्सेप्ट से आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आया करता है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर इस तरह का सवाल अगर आप देखिएगा तो आप फंस जाइएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इस टाइप का सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में आया करता है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा सवाल जहाँ पर 2 लाइन के बीच का गैप कम हो, 2 लाइन के बीच का गैप कम हो, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और जहाँ पर 2 लाइन के बीच का गैप ज़्यादा हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर सिर्फ याद रखिएगा ना, तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बन जाया करेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाया करेगा, ठीक है ना। तो पहले आप इस पॉइंट को, ये सारा का सारा पॉइंट को लिख लीजिएगा। उसके बाद अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा पहले, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उसमें डायपोल लगाते हैं, फिर क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। पहले इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, उसके बाद उसका हम बात करते हैं। चलिए कीजिएगा। चलिए भाई आप देखिएगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल मोमेंट रखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक डायपोल है, जिसपे पॉइंट चार्ज है। दिस वन द पॉइंट चार्ज इज -Q एंड दिस वन द प्लस Q। और ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट किधर से किधर है, बताए थे। डायपोल मोमेंट किधर है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस द P, दिस वन द स्मॉल p इज द डायपोल मोमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। ये डायपोल जो है इसके साथ, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। दिस वन द -Q चार्ज, दिस वन द प्लस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है। यही देखिए ये पॉइंट लिखे हैं हम। कंसीडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर नहीं, कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज +Q एंड -Q एंड ऑफ लेंथ 2a। और इन दो, इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये कितना है दोस्त, 2a है। दिस इज द लेंथ 2a इज द टोटल लेंथ ऑफ डायपोल, 2a, है ना। लेंथ 2a इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ E, जिसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, E है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ डायपोल मोमेंट एज सोन, विथ थीटा विथ डायपोल मोमेंट एज सोन इन द फिगर, जो कि थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कौन, इसका डायपोल मोमेंट, जो कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना, फिगर में जो कि दिखाया गया है। तो अब देखिए यही चीज़ है कि ये एक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पे -Q चार्ज एंड दिस वन द प्लस Q चार्ज, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। दिस वन द एंगल थीटा इज द एंगल विद द डायपोल मोमेंट। ये इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में, नेगेटिव से किधर, पॉजिटिव के साइड में। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, कितना है, 2a है, कितना है, 2a है। अब देखो दोस्त, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर चार्ज है, तब तो फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन कैसा था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई चार्ज को रख देते हैं किसी रीजन में, तो अगर उस पर फोर्स लगाता है, तो फोर्स लगाने वाला जो चीज़ रहता है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इस हम कूलम्ब्स लॉ में बता गया है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, किधर होगा भाई, इस पे फोर्स लगेगा F, और F का डायरेक्शन क्या होगा, Q × E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर देखिएगा -Q चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है जी, यहाँ पर -Q चार्ज रखा गया है, इस पॉइंट पर। तो इस पे फोर्स रहेगा किधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इधर की ओर लगेगा। F बराबर क्या लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये भी Q × E ही होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर माइनस में होगा। माइनस क्या शो करता है,
कि जो फोर्स लग रहा है क्यू चार्ज पर, माइनस क्यू चार्ज पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, फोर्स एग्जर्ट ऑन प्लस क्यू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर क्या होगा जी, F बराबर होगा कितना, Q इंटू ई होगा ना, Q इंटू ई होगा। इसके बगल में लिख दीजिएगा किधर क्यों लगेगा, तो एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ लगेगा, है ना, ये लगेगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फोर्स एग्जर्ट ऑन माइनस क्यू चार्ज बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा दोस्त, तो ये भी हम सब जानते हैं। तो ये कितना होता है, ये होता है F बराबर माइनस क्यू इंटू ई होगा। लेकिन किधर होगा भाई, किधर होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे लिखे ई, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर देखिए ये जो डायपोल है, इस पे एक फोर्स लगा इधर की ओर Q इंटू ई, एक फोर्स लगा इधर की ओर माइनस Q इंटू ई, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब बात करते हैं टोटल फोर्स ऑन डायपोल। तो डायपोल पे जो टोटल फोर्स लगेगा F बराबर होगा, क्या होगा दोस्त बताइएगा, F बराबर जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा, तो दिस फोर्स मतलब Q इंटू ई, किधर की ओर भाई, इधर की ओर, और ये फोर्स कितना है, माइनस Q इंटू ई है, तो ये तो जीरो हो गया। मतलब कि F कितना हुआ जी, टोटल फोर्स कितना लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल पे जो टोटल फोर्स लगता है कितना लगता है, जीरो लगता है। टोटल जो फोर्स लगा इधर की ओर लगा Q इंटू ई, और इधर की ओर लगता है माइनस Q इंटू ई। तो दोनों का जो सम होगा, टोटल फोर्स जब निकालिएगा तो दोनों का सम कीजिएगा। तो जब आप दोनों का सम कीजिएगा तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब तो भाई जब जीरो फोर्स मिलेगा तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसा इक्विलिब्रियम, आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ में, दो तरह के इक्विलिब्रियम, एक ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है। कैसा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, तो ये डायपोल ना ही तो इधर मूव करेगा, ना ही तो इधर मूव करेगा, ना ही तो ऊपर मूव करेगा, ना ही तो नीचे मूव करेगा, ना ही तो इधर भी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ से हमको यही पॉइंट निकल के आता है, कि इस डायपोल पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो लग रहा है, जिस कारण से ये डायपोल में कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये ना ही तो इधर मूव करेगा, ना ही तो इधर मूव करेगा, ना ही तो ये ऊपर जाएगा, ना ही तो ये नीचे आएगा, ये किधर भी मूव नहीं करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, है ना। यही पॉइंट यहां से हमको निकल के आता है। हेंस द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स on dipole is zero, so net translating force on dipole is zero, so its translatory motion is also zero, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ट्रांसलेटिंग मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ तक, फिर आगे हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास फिर जगह नहीं बचेगा।
चलिए भाई अब देखिएगा, तो हम तो यहाँ तक अभी तक यही देखें कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगा, ट्रांसलेटरी फोर्स लगा, वो कितना लगा? 0 लगा। तो जीरो लगने के कारण ये कहीं भी मूव करके नहीं जाएगा, कहीं मूव करके नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक पॉइंट है, थोड़ा सा ये समझिएगा। मान लो कि ये एक डायपोल है, मान लो कि ये एक डायपोल है, ऐसे है ना, ये ऐसे एक डायपोल है, ये एक डायपोल है इस तरह से, और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है। देखिए एक फोर्स इक्वल और अपोजिट, एक इधर एक इधर। तो ये क्या करेगा? देखिए ये इक्वल अपोजिट लगने के कारण ये तो ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा। लेकिन होगा क्या कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है इधर की ओर और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। तो ये क्या करेगा? ये पूरे के पूरे डायपोल को ऐसे करके रोटेट करवा देगा। क्या करेगा? देखिए ऐसे फोर्स अगर लग रहा है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है और एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, ऐसे है ना। तो ये करेगा क्या? ये क्या करेगा? ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स क्या करेगा दोस्त? इसको ऐसे करके रोटेट करवा देगा, इसको आगे मूव नहीं करवाएगा। याद रखिएगा, ये ट्रांसलेट नहीं होगा, ना ही तो ये आगे ऐसे बढ़ेगा, नहीं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। लेकिन ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने के कारण ये क्या होगा? ये ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके रोटेट कर जाएगा। यानी ये फॉर्मेशन करता है किसका? ये फॉर्मेशन करता है कपल का। इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा? ये रोटेट कर जाएगा। इसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स acts at different point of dipole, so they form a couple। ये क्या बनाता है? कपल बनाता है। जब ये कपल होगा तो इस पे टॉर्क लगेगा, which exert a torque। क्या लगेगा दोस्त? टॉर्क इस पे लगता है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, इसको कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल बोला जाता है। और इस कपल के कारण ये रोटेट कर जाएगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें टॉर्क डेवलप होगा। हम लोग पढ़े हैं रोटेशनल मोशन में, है ना, कि टॉर्क क्या करता है? टॉर्क किसी भी चीज़ को रोटेट करवा देता है। टॉर्क अगर ये ऐसे है और अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और आप यहाँ पर अगर फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा? ये रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टॉर्क। क्या करते हैं? टॉर्क बोलते हैं। है कि नहीं ऐसा चीज़? तो ये एक कपल बनाता है और कपल बनाने के कारण इस पर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हम लोग पढ़े हैं। टॉर्क बराबर होता है आइदर फोर्स, कोई एगो फोर्स लीजिए, अगुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेज, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ से इसको हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं और यहाँ से इस पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं, दिस बनिए। अब ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्त? तो ये अगर 2a है और ये एंगल थीटा बनना, ये कितना बनना है? थीटा ना जी, थीटा बनना है। तो ये क्या होगा दोस्त? ये होगा 2a साइन, ये कितना होगा? 2a साइन थीटा होगा। क्या होगा? 2a साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिस इज द 2a साइन थीटा होगा। कितना होगा? 2a साइन थीटा होगा, है ना। तो ये जो दोनों के बीच देखो ना, देखो ये इसका डिस्टेंस कितना है। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाते हैं। दिस वन और ये है 2a है ना, और ये है और ये है, ये क्या है? 2a है और ये एंगल कितना बन रहा है जी? थीटा बन रहा है। तो ये क्या होगा? 2a cos थीटा होगा और ये कितना होगा दोस्त? 2a sin थीटा होगा। ये डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्स एंड दीज फोर्स। इन दोनों फोर्स के बीच का दूरी कितना है दोस्त? 2a sin थीटा है ना। और फोर्स, तो ये जो टॉर्क, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। टाउ बराबर होगा क्या होगा? आइदर फोर्स, तो या तो आप ये फोर्स ले सकते हैं या तो ये फोर्स ले सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पर क्या होगा? Q इंटू ई होगा गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, यही होता है टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी? 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा है। 2 इंटू ए इंटू साइन थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2, यहाँ पर देखिएगा 2AQ लिख सकते हैं ना ऐसा, इंटू ई इंटू साइन थीटा दिस इज द टॉर्क, दिस वन द टॉर्क। ये क्या हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि एक टर्म हम पढ़े थे क्या? P पढ़े थे, डाइपोल मोमेंट। P बराबर क्या होता था? याद है? 2AQ होता था, I इंटू P कैप होता था, याद है?
पी कैप का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पी कैप का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है कि नहीं। पी कैप का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ऐसा। तो पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, अभी इसको अभी इसका बाद में कैलकुलेशन करते हैं। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, टॉर्क इजकल टू 2AQE इंटू साइन थीटा। यहाँ तक पहले आप लिखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो देखिएगा, नहीं तो सुनो यहाँ पर आप देखो, अगर सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे पी वेक्टर का, तो ये क्या होगा, 2AQ होगा, 2AQ होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पर से ये भी कर सकते हैं कि टॉर्क इजकल टू, इसके यहाँ पर क्या होगा, P होगा, दिस बंदा P होगा, आई इंटू ई होगा, आई इंटू साइन थीटा होगा, इंटू साइन थीटा होगा ऐसा। P इंटू ई इंटू साइन थीटा, जहाँ पर P क्या है, डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है भाई, एंगल बिटवीन दिस वन P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। पॉइंट क्लियर ना, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है जी, एंगल है। पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो टॉर्क हुआ, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हुआ P इंटू ई इंटू साइन थीटा हुआ। यहाँ तक तो हमको समझ में आया भाई कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हुआ कितना हुआ, P इंटू ई इंटू साइन थीटा हुआ टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, P इंटू ई इंटू साइन थीटा हुआ। अब थोड़ा आगे जरा समझते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। हम जानते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क है कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस टॉर्क को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वेक्टर में हम पढ़े थे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है जी, A इंटू बी इंटू साइन थीटा आई इंटू एन कैप होता है कि नहीं होता है। और लेकिन अगर आप वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A करते हैं तो ये क्या होता है, ये माइनस होता है, माइनस AB साइन थीटा इंटू एक एन कैप होता है, अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया कि देखिएगा, यहाँ पर जो टॉर्क को अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर पहले लिख देते हैं टॉर्क इन वेक्टर, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या हुआ, ये हुआ टॉर्क इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, टॉर्क इन मैग्नीट्यूड। टॉर्क को किस में लिखे हम, मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क बराबर, आप देखिए यहाँ पर कंडीशन P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर तो भाई आप P क्रॉस वेक्टर E भी लिख सकते हैं, और नहीं तो टॉर्क बराबर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P भी लिख सकते हैं। अब बात है कि कौन सही है, अब हमको ये समझना है कि इन दोनों में कौन सही होगा। क्या टॉर्क इजकल टू P इंटू ई साइन थीटा, ये मतलब P इंटू ई साइन थीटा बराबर ये होगा कि ये होगा, टॉर्क बराबर P क्रॉस E होगा कि टॉर्क बराबर E क्रॉस P होगा। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा P का डायरेक्शन किधर है, P का डायरेक्शन देखिएगा, P का डायरेक्शन किधर है दोस्त, इधर से इधर ही है, ये P का डायरेक्शन हुआ है ना। E का डायरेक्शन क्या है, E का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, दिस बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में क्या है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब चलो देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पर देखिए, ये फोर्स लगा इधर की ओर और ये फोर्स लगा इधर की ओर। टॉर्क का काम क्या है, टॉर्क का काम यही है कि किसी भी सिस्टम पे अगर टॉर्क लगता है तो उसको रोटेट कर देता है। क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये भी जो डायपोल है, ये जो आपका डायपोल है यहाँ पर, ये डायपोल भी रोटेट करेगा, लेकिन कैसे रोटेट करेगा, तो देखो ये फोर्स इसको इधर की ओर लाएगा और ये फोर्स इसको इधर की ओर लाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से ये जो डायपोल है वो इस तरह से मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये इस तरह से रोटेट करेगा। यहाँ पर देखिए सिचुएशन, क्यों ऐसा, क्योंकि ये पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसको इधर की रोटेट करेगा और ये पॉइंट पे फोर्स लगता है उसको इधर की रोटेट करेगा। देखिएगा ये अगर है, यहाँ पर ये है ऐसे, है ना, ऐसे है, एक फोर्स देखिए इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है। तो अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर ले जाएगा और ये इसको ऊपर लेके जाएगा, यानी ऐसे मूव करवाएगा, है कि नहीं, इस तरह से मूव करवाएगा,
ठीक है। तो वही सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर देखिए कि इसका जो इस केस में जो ये केस बनाया गया है, इस केस में जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जो डायपोल है जिस पे जब टॉर्क लगेगा, कितना भाई, पी ई साइन थीटा के बराबर टॉर्क लगेगा, तब ये क्या होगा, ये जो है ये मूव करेगा क्लॉकवाइज में। कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज में। अब देखिए क्लॉकवाइज कहने का मतलब ऐसे मूव करेगा नीचे की ओर, है ना। क्लॉकवाइज कहने का एंगल तो ये है, तो वेक्टर ए क्रॉस भी तो ऐसे चलते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। तो अगर आप वेक्टर पी क्रॉस ई लेते हैं तब इसका क्लॉकवाइज, इसका कैसा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। यहां पर भी कैसा है दोस्त, यहां पर भी कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है ना। ये डायपोल पे फोर्स लगा इधर की ओर और ये इधर की ओर, तो ये पूरे सिस्टम को ऐसे क्लॉकवाइज नीचे की ओर रोटेट करके ऊपर लेके जाएगा। अब देखो ये ऐसे, तो यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट कब मिलेगा आपको, जब पी क्रॉस ई डिफाइन होगा। तो यानी इसका मतलब, कहने का मतलब कि कौन सा टॉर्क का कौन सा वेक्टर फॉर्मूला डिफाइन होगा, ये वाला डिफाइन होगा, ये वाला डिफाइन नहीं होगा। अगर आप ई क्रॉस पी करते हैं, देखिए पहला क्या है, ई क्रॉस पी, तो ई पी, पहला ई और दूसरा पी, तो ये किधर होगा, ये तो इधर की ओर मूव करवाएगा। तो ये जो पी क्रॉस ई है जो डायपोल को मूवमेंट करवाता है क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज और यहां पर भी क्लॉकवाइज। अगर आप ई क्रॉस पी लीजिएगा तो ई से पी की तरफ चलिएगा तो इधर की ओर होगा, अगर आप ई से पी की तरफ चलिएगा तो इधर से ऐसे होगा। तो ये क्या होगा दोस्त, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर ना। तो जो टॉर्क का, जो इस केस में जो इस डायपोल पे जो टॉर्क लग रहा है, उसका एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगा, P क्रॉस E होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। क्यों ऐसा, क्योंकि P क्रॉस E है जो डायपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इस पूरे सिचुएशन में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ये फोर्स इधर लगा, तो ऐसे ना घूमेगा जी, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट दो वेक्टर के फॉर्म में, टॉर्क का इक्वेशन जो वेक्टर के फॉर्म में होगा, जो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए थे P इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो इसका जो वेक्टर का फॉर्म में होगा क्या होगा, P क्रॉस E होगा। दिस इज द P क्रॉस E होगा। पॉइंट क्लियर, P क्रॉस E होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा वेक्टर P क्या है जी, वेक्टर P क्या है, बोलो वेक्टर P क्या है। तो ये जो वेक्टर है किसका, ये डायपोल मोमेंट है कि नहीं। तो ये क्या है, डायपोल मोमेंट है ना। E क्या है, वेक्टर E क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट क्लियर ना। तो यहाँ पर यही होता है कि ये वाला कंडीशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आप ये इसके जगह पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि E क्रॉस P, पहला वेक्टर कौन है, E है, E और B। तो E क्रॉस P अगर कीजिएगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जबकि अगर आप P क्रॉस E कीजिएगा तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो यहाँ पर डायपोल का जो रोटेशन है वो भी क्लॉकवाइज में है, इसलिए आपको जो सही एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E ही होगा। पॉइंट क्लियर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में एकदम अच्छा से आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो डायपोल जो मूव करेगा वो भी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर अगर आप P क्रॉस E लीजिएगा तभी ही आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। दिस वन द P एंड दिस वन द E एंड दिस वन द E, P क्रॉस E, ठीक है ना। दिस वन द एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस वन द एग्जैक्ट टॉर्क फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म, दिस वन द एग्जैक्ट टॉर्क फार्मूला, है ना। यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे बात किया जाता है। पहले यहाँ तक आप नोट कर लिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब आगे देखते हैं। अब आगे इसका हम डायरेक्शंस देखते हैं। तो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म में देखिए, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E हुआ, दिस द P एंड दिस वन द E। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, P। अब डायरेक्शन किए सेकेंड वेक्टर की तरफ, तो इसका जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस प्लेन के अंदर होगा, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा क्या होगा, यहाँ पर डॉट, दिस बंदा डॉट नहीं, क्रॉस, प्लेन के अंदर के लिए क्रॉस लगता है, प्लेन के अंदर के लिए क्या लगता है, क्रॉस, पढ़े होंगे आप लोग। और अगर प्लेन से बाहर निकलता है तो उसमें डॉट लगता है, क्या लगता है, डॉट लगता है ना।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो टॉर्क होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, P क्रॉस ई, P ई साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे, टॉर्क बराबर क्या होगा, तो टॉर्क बराबर होगा दोस्त क्या, P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होगा, जहां पर एन कैप क्या है, एन कैप बराबर क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है जी, टॉर्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन, एन वेक्टर। तो अब जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा एक्चुअली में होगा क्या, तो कैसे निकाला जाता है वेक्टर में, आप लोग पहला वेक्टर की तरफ फिंगर करो, इसको रोटेट करो दूसरा वेक्टर की तरफ, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही, या तो दूसरा पढ़ते होंगे स्क्रू से, यहाँ पर एगो स्क्रू रखो, इसको कैसे घुमा, इसको इस तरह से घुमा क्लॉकवाइज में, तो अंदर की ओर स्क्रू जाता है, ऐसे ना पढ़े होंगे कि यहाँ पर वेक्टर में यहाँ पर एगो स्क्रू रखिए, अब पहला वेक्टर P है, इसको घुमाइए दूसरा की तरफ, यानी ऐसे करके घुमाइए तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो वही जो जाता है अंदर की ओर क्या होता है, वो टॉर्क का डायरेक्शन होता है। सबसे सिंपल है कौन सा, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करो, इसको रोटेट करो सेकंड वेक्टर की तरफ, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या कहलाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन। तो थंब क्या है, इनटू द पेपर, तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular into the प्लेन के इंटू अंदर की में, मतलब अंदर जाता था यहाँ पर क्रॉस लिखते हैं, याद है ना, अंदर जाता तब क्रॉस, और बाहर जब निकलता है तो डॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा कि बताइए टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, कब, जब यहाँ पर P रहेगा, यहाँ पर E रहेगा, तब इस सिचुएशन में, है ना। अब चलिए अब देखते, तो टॉर्क का काम क्या होगा, टॉर्क तो इसको घुमाएगा, इस डायपोल को क्या करेगा दोस्त, टॉर्क तो घुमाएगा, तो ये थीटा क्या होगा, थीटा तो कभी कभी जीरो भी होगा। ये अभी ऐसे है, जब टॉर्क लगेगा ये कपल बन रहा है, जब टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा तो घूमेगा तो क्या होगा, इसका जो फोर्स हो, ये जो डायपोल होगा, डायपोल एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पे आ जाएगा, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक बात है, वेन थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या होगा बोलो, तो टॉर्क बराबर होगा P इंटू ई इंटू साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, यानी कितना होगा, जीरो होगा, तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, जीरो। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा जी, जीरो होगा। टॉर्क का जो वैल्यू होगा कितना मिलेगा, जीरो मिलने वाला है। देखिए अब फिर घूमते घूमते, मान लिया घूमते घूमते भाई कभी कभी ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वेन थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए दोस्त, 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होगा, P इंटू ई इंटू साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, P इंटू ई होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जब थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉ मैक्स हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, P इंटू ई होगा। दिस वन द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इसका वैल्यू आने वाला है। कब जब थीटा का वैल्यू जब 90 हो जाए, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 हो जाएगा, तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और किसके बराबर होगा, P इंटू ई के बराबर हो जाएगा, पॉइंट क्लियर ना। तो यही आप लोगों का है, इस पर अब हम सवाल कुछ करवाएंगे, एक दो गो सवाल करवाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हैं सवाल, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रहता है डायपोल, तो उस पर कितना टॉर्क डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है, तो दिस मतलब ओवरऑल
ओवरऑल कैलकुलेशंस एंड ओवरऑल डिस्कशंस ऑफ टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो टाउ का मैक्सिमम वैल्यू, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पी इंटू ई होता है। पी क्या है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही दूर तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे इस पे सवाल पे, उसके बाद कुछ आगे टॉपिक पे बात किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही दूर तक, ठीक है ना। सब पढ़िए मन लगा के, एक अच्छा टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। थैंक यू।